महाकवरेज, क्योंकि जिस तरीके से 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में बम्पर वोटिंग की बात कर रहे हैं और उन्होंने पूरे देश भर के अंदर अपील की है कि तीसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलिए, वोटिंग कीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सभी से मतदान की अपील कर रहे हैं और ऐसी ही अपील हम भी आपसे कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में खास क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और जो सिंहासन ब्रेकिंग, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कितनी लोकसभा की सीटें, कितने राज्य, क्योंकि 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है और एक ही फेज के अंदर गुजरात की सब सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 93 सीटों पर वोटिंग होगी। गुजरात की 25 सीटों पर आज एक साथ वोटिंग होगी। एक सीट पर निर्विरोध जीते जा चुके हैं। यूपी की 10 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान, छत्तीसगढ़ की 7 सीट, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी, असम की 4 सीट, बंगाल की 4 सीट पर मतदान होगा, गोवा सांसद रह चुकी थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक से वो हार गई थी, जबकि बीजेपी ने डिंपल के सामने योगी सरकार में जो पर्यटन मंत्री हैं, जो जयवीर सिंह ठाकुर हैं, उनको मैदान में उतारा है और जयवीर मैनपुरी सदर से वर्तमान में विधायक हैं। वो कुल 3 बार के विधायक और 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। साथ ही 1999 से 2008 तक 3 बार जिला सहकारी बैंक फिरोजाबाद के अध्यक्ष भी रहे और बसपा से शिव प्रसाद यादव इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। देखिए विजेंद्र, मैनपुरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये वो लोकसभा सीट है जहां पर चुनाव जो होता है वो भावनाओं के आधार पर होता है। 1996 से मुलायम सिंह यादव यहां से लगातार सांसद रहे और उनके निधन के बाद उनकी बहू उनकी विरासत को संजोने के लिए पहुंची और जीत हासिल कर चुकी। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार ये चुनौती रही है, लेकिन भेद नहीं पाई सपा के इस किले को। लेकिन 2014-2019 का वोटिंग प्रतिशत क्या बयां कर रहा है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समीकरण रहा है। मुलायम सिंह यादव 2014 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के,
59.63% वोटिंग प्रतिशत उनका रहा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शत्रुघ्न सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया, मात्र 23.14% उनका वोट प्रतिशत रहा। आगे बढ़ेंगे, 2019 की अगर बात करते हैं तो 2019 में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव यहां पर प्रत्याशी, 53.75% वोटिंग प्रतिशत। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया, हर बार प्रत्याशी बदला लेकिन भेद नहीं पाई समाजवादी पार्टी के इस किले को। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है 44.09% रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस उम्मीद से कि इस बार शायद वो सेंधमारी कर पाए इस सीट पर, क्योंकि अपने पर्यटन मंत्री को ही मैदान में उतार दिया है, लेकिन कितनी सेंधमारी वो कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। दीपिका, देखना तो ये भी होगा क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो इनके इर्द गिर्द ये पूरी यादव लैंड घूमती थी, उनमें एक कल्याण सिंह और दूसरे मुलायम यादव, दोनों इस वक्त दुनिया में नहीं है और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की धुरी इन इलाकों में रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आगरा सीट का रुख करते हैं। यहां से जरा देखिए, बड़े चेहरे मैदान में हैं क्योंकि बीजेपी ने यहां पर एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है, समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र करदम को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा से पूजा अमरोही चुनावी मैदान के अंदर, और ये सीट भी त्रिकोणीय मुकाबले की तरह। दरअसल बीजेपी ने आगरा लोकसभा सीट से जिनको उतारा एसपी बघेल साहब, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको मैदान में उतारा है, एक बार फिर से उतारा है। बघेल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पुलिस सब इंस्पेक्टर की, इसके बाद वो आगरा कॉलेज में मिलिट्री साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की और बसपा से होते हुए 2014 में बीजेपी का हिस्सा बन गए। वो 4 बार सांसद और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने सीट के 30% दलित वोटर को साधने के लिए सुरेश चंद्र करदम को मैदान में उतारा है, और ये वोटर कम नहीं है, क्योंकि अगर दलित वोटर जमा यादव वोटर कर देंगे तो यहां के पूरे समीकरण बदलते नजर आएंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इसी सीट से आती है। यह हैरानी की बात यह है कि बड़ी संख्या में दलित वोटर होने के बाद भी बसपा का हाथी यहां कभी संसद की तरफ चलता हुआ नजर नहीं आया। मसलन बसपा यहां कभी जीती नहीं है, लेकिन यादव वोट बैंक या कहें कि यूपी की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती है और इसीलिए समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी सहयोगी दीपिका बीते 2 चुनाव को वोटिंग परसेंटेज आगरा का बता रही है। दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, आगरा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए विजेंद्र, तो यहां पर 2009 से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है। 2009 में यहां पर रामशंकर कठेरिया प्रत्याशी थे, लेकिन 2014 की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल को उतारा गया। और बड़ी बात यह है कि 30% दलित वोटर यहां पर है, और यहां 2014 का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है रामशंकर कठेरिया का तो 50.97% रहा है। और वहीं नारायण सिंह सुमन बसपा के प्रत्याशी 24.75% वोटिंग प्रतिशत उनका रहा है। और 2019 की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया। यहां से एसपी सिंह बघेल को 2019 में प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया था, लेकिन रामशंकर कठेरिया की बात करें तो 50% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत उनका रहा। बड़ी बात यह भी है कि दलित वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो ज्यादा चुनौती नहीं दे पाती है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बसपा जरूर चुनौती देती है। दलित वोटर ज्यादा होने के बावजूद भी बसपा लगातार यहां से जीत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन बीजेपी ने जरूर यहां से जीत हासिल की। 14 के बाद 19 की बात करें तो 19 का वोटिंग प्रतिशत आप देखिए, एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया, 56.48% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा है। मनोज कुमार सोनी बसपा के उम्मीदवार हैं, 38.01% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा है। हालांकि इस बार की अगर बात की जाए तो यहां पर सपा नहीं बल्कि बसपा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, क्योंकि यहां पर जो प्रत्याशी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का दलित उतारा गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी बसपा के वोट बैंक में कितना सेंधमारी कर पाती है इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने बीते कुछ सालों में बसपा के वोट बैंक में बहुत ज्यादा सेंधमारी की है, लेकिन बीते अगर 5 साल की बात करें बसपा का भी वोटिंग प्रतिशत विजेंद्र बढ़ा है। बिल्कुल दीपिका, और क्योंकि आप तो वहां से लोकल हैं तो सपा को जो डर भी सता रहा होगा वो यही सता रहा होगा कि भाई उन्होंने दलित प्रत्याशी तो उतार दिया मैदान में, लेकिन अगर दलित वोटर बसपा की तरफ चला गया तो फिर सपा के हाथ में क्या रहेगा। बहरहाल ये सियासत है। लेकिन एटा लोकसभा सीट का रुख करते हैं, यहां के बारे में आपको बताते हैं कि जरा देखिए चुनावी मैदान में एटा से कौन कौन है। यहां बीजेपी ने राजवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, समाजवादी पार्टी से देवेश शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने मोहम्मद इरफान को चुनावी मैदान में उतारा है। और यह सीट जातीय समीकरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सीट है।
एटा में पहला चुनाव 1952 में हुआ, कांग्रेस ने जीता, लेकिन उसके बाद से हिंदू महासभा ने पहले 1957 फिर 1962 में जीत हासिल की। 1967 1971 में कांग्रेस फिर आई। 1977 में चली कांग्रेस विरोधी लहर में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 1980 के चुनाव में यहां से कांग्रेस ने आखिरी बार जीत हासिल की। 1984 में भारतीय लोकदल के जीत दर्ज करने के बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। उसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998 में यहां भारतीय जनता पार्टी के महकदीप सिंह शाक्या ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 1999, 2004 एटा से लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है, लेकिन उसके बाद 14 और 19 फिर से बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में नजर आई, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। बीते 2 चुनाव के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, ये बता रही है हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल, मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में भी बीजेपी जीत गई थी। लेकिन दोनों ही, अगर 2014 और 2019 के वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से 2014 का वोटिंग प्रतिशत रहा है, सबसे पहले वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो देखिए, 2014 का जो वोटिंग प्रतिशत है, राजवीर सिंह ही प्रत्याशी थे बीजेपी के, 47.52% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 2014 में। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कुंवर देवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा गया, जीत नहीं पाए, हार गए। सिर्फ 27.41% वोटिंग प्रतिशत उनको मिला। 19 की बात कर लेते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि यहां से जीत हासिल जरूर की, लेकिन 2019 का वोटिंग प्रतिशत क्या बयां करेगा वो हम बता देते हैं। राजवीर सिंह एक बार फिर से वही प्रत्याशी थे, 54.5% यहां पर वोटिंग प्रतिशत उनका रहा है। और समाजवादी पार्टी ने भी उन्हीं प्रत्याशी पर दांव लगाया जिनको पिछली बार चुनावी मैदान में उतारा था, कुंवर देवेंद्र सिंह यादव। 42.28% इनका वोटिंग प्रतिशत रहा है। और देखिए, वोटिंग प्रतिशत यहां पर बढ़ गया है समाजवादी पार्टी का, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। चलिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ना भी चाहिए दीपिका, क्योंकि इसी तरीके की अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो आपको दिखाते हैं कि जरा देखिए उसमें उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज को लेकर कहा है कि जो 10 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है और सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत और विकास की अवधारणा को निरंतर बनाए रखें। विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने हेतु मतदान जरूर करें। आपका एक वोट भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान देगा। याद रखें, पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और ये दरअसल इलेक्शन कमीशन का इस बार का स्लोगन है कि पहले मतदान कीजिए और उसके बाद जलपान कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट किया है और उस पर मतदान की अपील की, लेकिन इस मतदान की अपील में बहुत कुछ छिपा हुआ है कि भारत को अगर महाशक्ति बनानी है तो फिर ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों की बात करें और उसमें एक सीट आती है बदायूं। तो जरा देखिए बदायूं लोकसभा सीट से कौन कौन आमने सामने हैं, ये आपको बताते हैं। यहां से बीजेपी ने दुर्विजय सिंह शाक्या को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सपा से आदित्य यादव मैदान में है। और अगर बात बसपा से करें तो मुस्लिम खान को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट वैसे तो सामान्य सीट है और इस सीट पर रोचक मुकाबला चल रहा है। 2019 में इस सीट पर बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था। इस बार सपा ने बदायूं सीट से पहले धर्मेंद्र यादव और फिर शिवपाल यादव और बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बना है। और जो हम कह रहे हैं ना कि मुलायम परिवार की लेगेसी इस तीसरे चरण में दांव पर है, क्योंकि 5 कैंडिडेट मुलायम परिवार से, उनमें से 3 इसी चरण में है और उनमें से एक आदित्य यादव। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया और उनकी जगह दुर्विजय सिंह शाक्या को चुनावी मैदान में उतार दिया, जबकि बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम खान को उतारकर मुस्लिम कार्ड खेला है, क्योंकि बदायूं में मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा है। लेकिन अगर वो मुस्लिम वोटर्स बसपा की तरफ जाते हैं
तो उसका नुकसान सीधे तौर पर सपा को होगा। और मानकर चलिए कि सपा और बसपा एक दूसरे को जितना नुकसान पहुंचाएंगे, दुर्विजय सिंह को उतना फायदा होगा। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, यह बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। और बिल्कुल विजेंद्र, न केवल बदायूं सीट पर ही बसपा की तरफ से ऐसा कोई प्रत्याशी दिया गया है जो कि दोनों ही पार्टियों को चुनौती देने की पूरी तैयारी में है, बल्कि कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं इस बार उत्तर प्रदेश में जहां पर बसपा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश जरूर की है। चलिए जान लेते हैं 2014-2019 का वोटिंग प्रतिशत इस सीट का किस तरीके से रहा है। 2014 की सबसे पहले बात करें तो धर्मेंद्र यादव यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए थे। 46.1% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वागीश पाठक को प्रत्याशी बनाया, हार का सामना करना पड़ा। महज 30.71% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा है। 2019 की अगर बात करें 2014 के बाद, तो कैसा यहां पर वोटिंग प्रतिशत रहा वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2014 का वोटिंग प्रतिशत क्या बयां कर रहा है, कितना ज्यादा डिफरेंस है, वो आपने देख लिया। लेकिन 2019 का वोटिंग प्रतिशत किस तरीके से रहा है। संघमित्रा मौर्य, जिसका आपने जिक्र भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काटा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, समाजवादी पार्टी में गए थे। हालांकि अब अपना गठबंधन उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। लेकिन यहां से तय था बीजेपी प्रत्याशी बदलेगी। संघमित्रा मौर्य 47.3% वोट प्रतिशत के साथ जीत हासिल कर ली थी उन्होंने 19 में। लेकिन हार का सामना धर्मेंद्र यादव को करना पड़ा। 45.59% का वोटिंग प्रतिशत रहा। इतना भी ज्यादा कम नहीं है और इसलिए समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इस बार भी वो यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वो बात अलग है कि शिवपाल यादव को पहले यहां पर प्रत्याशी बनाया गया, एंड मूवमेंट पर प्रत्याशी बदलना पड़ा समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल दीपिका, वापस आपके पास आएंगे क्योंकि अब रुक करते हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट का। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट से कौन कौन कैंडिडेट मैदान में है। बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा, जबकि सपा ने अक्षय यादव को मैदान में उतारा है। बसपा से चौधरी बशीर मैदान में है और इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एक गढ़ ढहा दिया था, तब बीजेपी के चंद्रसेन जादौन को यहां से जीत मिली थी। सपा ने इस बार रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने चंद्रसेन जादौन का टिकट काट दिया और उनकी जगह विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा है। जबकि बसपा ने यहां से चौधरी बशीर को उतारा है और फिर वही कि बसपा और सपा एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने उस कैंडिडेट को भी बदल दिया जिसने सपा की लेगेसी को यहां बीते चुनाव में धराशाही किया था। बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल विजेंद्र, अक्षय यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में। हालांकि 2014 में यहां से वो जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन 2014 और 2019 के वोटिंग प्रतिशत की बात करना बहुत जरूरी है। वो अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं कि 2014 में किस तरीके से यहां पर समीकरण रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत किसका ज्यादा रहा है, किसका कम रहा है, क्योंकि 2014 में समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी। तो चलिए जान लेते हैं 2014 का वोटिंग प्रतिशत किस तरीके से फिरोजाबाद सीट का रहा है, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सेंधमारी कर ली थी। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र जहां से अक्षय यादव 49.69% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए थे। तो वहीं इसी के साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी बनाए गए थे, हार गए थे अक्षय यादव के सामने। 39.09% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा। तो चलिए 2014 के बाद 2019 के वोटिंग प्रतिशत की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहां से कैंडिडेट बदला, डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को प्रत्याशी बनाया, वो जीत गए। 46.09% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा। लेकिन अक्षय यादव जो 2014 में जीते थे, हार का सामना उनको करना पड़ा। 43.41% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत मायने करता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में सियासी तौर पर यह देखा जाता है कि किस जाति के कितने वोट और उसमें किस तरीके से सेंधमारी की जाए। बहरहाल बरेली लोकसभा सीट का रुख करते हैं। जरा देखिए यहां से कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। यह मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर आता है। बीजेपी ने यहां छत्रपाल गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी से प्रवीण सिंह एरन चुनावी मैदान में है। ये जो बरेली लोकसभा सीट है, सामान्य सीट है। 2019 के चुनाव में यहां से बीजेपी के संतोष गंगवार ने सपा बसपा की भगवत शरण गंगवार को हराया था। इस बार सपा ने प्रवीण कुमार एरन को टिकट दे दिया है। बीजेपी ने भी संतोष गंगवार का टिकट काटकर यहां छत्रपाल सिंह गंगवार को मैदान में उतारा है और बसपा ने छोटेलाल गंगवार को अपना उम्मीदवार बनाया है।
मुकाबला त्रिकोणीय, लेकिन मुख्य तौर पर जो मुकाबला यहां बताया जा रहा है वो मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही बताया जा रहा है। बाकी बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल विजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर जो मुकाबला है मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था, इसीलिए संतोष गंगवार का टिकट उन्होंने काटा और यहाँ से प्रत्याशी बदला। लेकिन बीते 2 चुनाव की बात करें, वोटिंग प्रतिशत किस तरीके से रहा है 2014 2019 का, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 2014 के वोटिंग प्रतिशत की। वो आप देखिए, संतोष गंगवार 48.51% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए थे। तो वहीं आयशा इस्लाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 25.98% वोटिंग प्रतिशत के साथ हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। काफी ज्यादा यहां पर डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे वोटिंग प्रतिशत में प्रत्याशियों के बीच में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2019 के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार को प्रत्याशी बनाया। 52.91% वोटिंग प्रतिशत रहा, बढ़ा थोड़ा, लेकिन हार का सामना एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को करना पड़ा। यहां पर स्ट्रैटेजी को बदला, प्रत्याशी भी बदला। सपा ने भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया। गंगवार वर्सेस गंगवार हुआ, लेकिन जीत नहीं पाई समाजवादी पार्टी। कैंडिडेट को 37.25% वोटिंग प्रतिशत के साथ ही संतोष करना पड़ा। बिल्कुल दीपिका, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संभल लोकसभा क्षेत्र की। यहां किस तरीके से चुनावी मैदान में मुकाबला है, जरा देखिए। त्रिकोणीय मुकाबला, यहां पर भी बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि सपा ने जियाउर रहमान को और बसपा से सौलत अली को चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल संभल लोकसभा सीट पर सपा, बसपा और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि कहीं कि 3 विधायकों के बीच में राजनीतिक जंग हो रही है। लोकसभा के 2024 के चुनाव में संभल सीट से 2 पूर्व विधायक और 1 वर्तमान विधायक चुनावी मैदान में है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद की कुंदरकी की विधानसभा से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क को संभल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा और पूर्व विधायक चौधरी सौलत अली को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि संभल लोकसभा क्षेत्र से 2 बार मुलायम सिंह यादव सांसद रहे और 1 बार उनके भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव सांसद रहे हैं। बीते 2 सालों 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। और देखिए यहाँ अगर इस सीट की बात की जाए विजेंद्र, तो ये मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। शफीकुर रहमान यहाँ से लगातार कई बार जीते हैं और उन्हीं के परिवार के सदस्य को ही समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भावनाओं का चुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग प्रतिशत क्या बयां कर रहा है, वो भी अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले 2014 के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सत्यपाल सिंह यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जीत गए थे। 30.44% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा। शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट 30% के करीब का वोटिंग प्रतिशत उनका रहा है। हालांकि ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है, सपा हार गई थी सीट को। लेकिन 2019 की बात करें तो यहां पर 2019 में शफीकुर रहमान बर्क जीत हासिल कर गए थे। 55.6% उनका वोटिंग प्रतिशत रहा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना यहां से करना पड़ा। परमेश्वर लाल सैनी प्रत्याशी बनाए गए। 40.83% उनका वोटिंग प्रतिशत यहां पर रहा। विजेंद्र बिल्कुल दीपिका, और अब रुक कर लेते हैं हाथरस लोकसभा क्षेत्र का। वैसे तो हाथरस में जिस तरीके की घटनाएं घटी उससे सियासत और संवेदनाएं दोनों ही ज्वार पर रही, लेकिन यहां से कैंडिडेट की बात करें तो बीजेपी ने अनूप प्रधान को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने जसवीर वाल्मीकि पर दांव खेला और बसपा ने हेम बाबू धनगर को मैदान में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया वो राजस्व मंत्री है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जसवीर वाल्मीकि को टिकट दिया और बसपा से, जैसे कि हम बता रहे हैं, हेम बाबू धनगर चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव में 7 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से और तीनों प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। साल 2005 में अनूप वाल्मीकि ने राजनीतिक गलियारों में कदम रखा। 2017 के विधानसभा चुनाव में खैर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अनूप ने चुनाव जीता और पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय लोक दल के भगवती प्रसाद चुनाव जीते और मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है। मेरी सहयोगी दीपिका बताएंगी बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज।
और देखिए हाथरस लोकसभा सीट की अगर विजेंद्र बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। एक और खास बात इस सीट की यह है, यहां पर ज्यादातर प्रत्याशी जो रहे हैं वो बाहरी रहे हैं। कह सकते हैं कि हाथरस वालों को बाहरी ज्यादा पसंद है, बाहरी कैंडिडेट जब उतारे जाते हैं तो वो भी जीत जाते हैं। तो ये सेफ सीट भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बीते 2 चुनाव का अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, वोटिंग प्रतिशत किस तरीके से रहा है किस कैंडिडेट का, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। शुरुआत करते हैं 2014 से। 2014 का जो वोटिंग प्रतिशत है, राजेश दिवाकर बीजेपी के कैंडिडेट 47.32% वोटिंग प्रतिशत इनका रहा। तो वहीं बसपा से मनोज सोनी हार गए थे, 18.94% वोट प्रतिशत इनका रहा है, 18.94% वोट इनको मिला। आगे बढ़ेंगे 2019 की अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट राजवीर सिंह दिलेर 59.49% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए थे और हार का सामना करना पड़ा उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को 36.87% वोट प्रतिशत के साथ वो हार गए थे। लेकिन इस बार मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है यहां पर, क्योंकि हर बार की तरह वो कह रही है कि हम इस बार भी जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल दीपिका, लेकिन हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि लोकसभा चुनाव की हर अपडेट आपको देंगे। तो जरा देखिए इन तमाम सीटों के बीच में इस वक्त की बड़ी अपडेट क्या है, जरा देखिए। क्योंकि कुछ ही वक्त में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का आगाज होगा। मतदान 7 बजे से शुरू होगा। 12 राज्यों की 93 संसदीय सीटों पर मतदान आज होना है और 18.5 लाख मतदान केंद्रों पर सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तीसरे चरण की 93 सीटों पर 1331 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत, जिनकी किस्मत 17 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करके करेंगे। इनमें 8 करोड़ 85 लाख मतदाता पुरुष है और 8 करोड़ 39 लाख महिला है। 93 सीटों की बात करें तो 72 सीट सामान्य क्षेत्र, 11 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 10 अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित सीट है। सूरत से बीजेपी के एकमात्र उम्मीदवार के निर्विरोध चुने जाने से यहां मतदान नहीं हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान और क्या क्या अपडेट है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तीसरा चरण शुरू होगा उससे बाकी चरण में किस तरीके की सियासत होगी ये निर्भर करेगी। आपने देखा होगा प्रथम चरण के मतदान के बाद एक अलग तरीके से सियासत हुई, दूसरे चरण के मतदान के बाद सियासत बदल गई, तो तीसरे चरण के वोटिंग परसेंटेज से आगे की सियासत की रूपरेखा तय हुई। एक चरण की शुरुआत में महज 25 मिनट बचे हैं, इसलिए हम तेजी से आपको बताते हैं कि बाकी हॉट सीट का क्या कुछ समीकरण है। कर्नाटक की हावेरी लोकसभा सीट का रुख करते हैं। जरा देखिए यहां से बसवराज बोम्बोई बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने आनंद स्वामी को चुनावी मैदान में यहां से उतारा है। और जो बसवराज बोम्बोई है वो लिंगायत नेता है और लिंगायत ही पूरा का पूरा ये वोट बैंक या कहें कि लिंगायत का गढ़, जिन 14 सीटों पर कर्नाटक में तीसरे चरण में वोट हो रहा है। दीपिका, हावेरी का जरा बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज बताइए, क्या रहा वहां का? बिल्कुल विजेंद्र, आपने बोला तो बता देते हैं जल्दी से। 2014-2019 का वोटिंग प्रतिशत यहां पर किस तरीके से रहा है। 2014 की अगर बात की जाए तो यहां पर कैसा प्रतिशत रहा है वोटिंग का, आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के शिव कुमार चन्नबासप्पा यहां प्रत्याशी थे, 44.75% वोटिंग प्रतिशत। तो वहीं हार का सामना सलीम अहमद को करना पड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 37.83% इनका वोट का प्रतिशत रहा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 2019 की बात करते हैं। तो 2019 का कैसा ये प्रतिशत रहा है किसका? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार एक बार फिर से मैदान में 53.97% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए। हार का सामना डीआर पाटिल को करना पड़ा, कांग्रेस के प्रत्याशी 42.85% का वोटिंग प्रतिशत इनका रहा है। चलिए दीपिका, अगली सीट का रुख करते हैं। बेलगाम लोकसभा सीट है, यहां से कौन कौन कैंडिडेट चुनाव मैदान में देखिए। बीजेपी ने यहां से जगदीश शेट्टार को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मृणाल रविंद्र हेबलकर को चुनाव मैदान में उतारा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जगदीश शेट्टार और इस बार पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, जबकि मृणाल सिंह हेबलकर जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बीते 2 चुनाव का क्या रहा? ओवर टू यू दीपिका।
बिल्कुल, बीते 2 चुनाव का वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर किस तरीके से रहा है वो हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। 2014 की सबसे पहले बात करते हैं और यहाँ पर 2014 पे अगर हम नजर डालेंगे तो यहाँ पर सुरेश चाना बसप्पा को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया। 46% करीब इनको वोट प्रतिशत इनका रहा है। हार का सामना लक्ष्मी हेब्बालकर को करना पड़ा, 39.71% वोटिंग प्रतिशत रहा। 2019 की बात करते हैं तो 2019 में किस तरीके से यहाँ समीकरण रहा। सुरेश चाना बसप्पा को एक बार फिर से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया, 63.22% वोटिंग प्रतिशत रहा, जीत गए। हार का सामना विपक्षी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को करना पड़ा। विरूपाक्षी साधुनावर को प्रत्याशी बनाया, 30.76% वोटिंग प्रतिशत इनका विजेंद्र रहा है। बिल्कुल दीपिका, अगली सीट का रुख करते हैं। धारवाड़ लोकसभा सीट है और बीजेपी के काफी नजदीक है, क्योंकि यहां से बीजेपी प्रहलाद जोशी को मैदान में उतारती है और एक बार फिर से संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी। वर्तमान में उनको टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने विनोद आसूती को टिकट दिया। 2004 से ही लोकसभा सदस्य हैं प्रहलाद जोशी, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया, जबकि विनोद आसूती 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा और इस बार लोकसभा प्रत्याशी है। बीते 2 चुनाव में प्रहलाद जोशी कितने मार्जिन से जीते हैं, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल, क्या जीत का मार्जिन रहा है प्रहलाद जोशी का वो बता देते हैं। 2014-2019 का आंकड़ा क्या बयां कर रहा है, कैसा वोटिंग प्रतिशत रहा है यहाँ पर इस सीट पर। सबसे पहले आप जानिए 2014 का वोटिंग प्रतिशत। यहाँ पर प्रहलाद जोशी प्रत्याशी 44.94% वोटिंग प्रतिशत मिला और वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनय कुलकर्णी को उतारा गया मैदान में, 35.58% वोटिंग प्रतिशत के साथ हार का सामना करना पड़ गया। 2019 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कैसी स्ट्रैटेजी किसकी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रहलाद जोशी को प्रत्याशी बनाया, 56.43% वोटिंग प्रतिशत इनका रहा। विनय कुलकर्णी कांग्रेस के प्रत्याशी, यहां पर एक बार फिर से हार का सामना उनको करना पड़ा, 39.54% विजेंद्र वोटिंग प्रतिशत इनका रहा। बिल्कुल दीपिका, अगली सीट का रुख करते हैं। शिमोगा लोकसभा सीट अगली सीट और यहां से जो चेहरा है वो बेहद खास है, क्योंकि बीवाई राघवेंद्र को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा, जबकि कांग्रेस की तरफ से गीता शिवकुमार है। बीवाई राघवेंद्र 2009 से लोकसभा सदस्य और येदियुरप्पा के बेटे हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं, जबकि कांग्रेस ने गीता शिवकुमार को मैदान में उतारा। मशहूर एक्टर शिवराज कुमार की पत्नी और कांग्रेस नेत्री हैं। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये दीपिका बता रही। बिल्कुल, ये भी हॉट सीट है और शिमोगा अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले 2014 के वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं। यहाँ पर 2014 में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के, वो यहाँ से प्रत्याशी से थे, 47.23% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मंजूनाथ भंडारी को हार का सामना करना पड़ गया, 18.92% वोटिंग प्रतिशत इनका रहा। 2019 की जल्दी से बात कर लेते हैं। 2019 में किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किसका रहा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदला, BY राघवेंद्र को मैदान में उतारा, 56.86% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए। तो वहीं हार का सामना करना पड़ा विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को। मधु बंगारप्पा यहां से चुनाव लड़े, हार गए, 39.46% इनका वोटिंग प्रतिशत विजेंद्र रहा। बिल्कुल, अगली सीट का रुख करते हैं। देवांगीर लोकसभा सीट है, यहां बीजेपी ने किसको मैदान में उतारा है जरा देखिए। देवांगीर लोकसभा सीट से बीजेपी ने गायत्री सिद्धेश्वर को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रभा मल्लिकार्जुन को मैदान में उतारा गया। कर्नाटक के बागवानी मंत्री की पत्नी, जिन्हें इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया है, और वो है जिस तरीके से गायत्री सिद्धेश्वर और प्रभा मल्लिकार्जुन के बीच में मुकाबला है, महिला कैंडिडेट दोनों तरफ से। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल विजेंद्र, महिला वर्सेस महिला इस बार यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इतिहास के पन्ने को अगर देखेंगे, पलटेंगे, तो 2014-2019 का वोटिंग प्रतिशत अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। सबसे पहले बात 2014 की करते हैं। GM सिद्धेश्वर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 43.44% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए थे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से SS मल्लिकार्जुन को मैदान में उतारा गया, 41.96% वोटिंग प्रतिशत रहा, हार गए। लेकिन ज्यादा मार्जिन यहां पर नहीं रहा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है वोटिंग प्रतिशत में। 2019 की बात करें तो 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। GM सिद्धेश्वर मैदान में थे, 54.66% वोटिंग प्रतिशत। तो वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला, शमनूर शिव शंकरप्पा को प्रत्याशी बनाया, 40.46% वोटिंग प्रतिशत के साथ वो हार गए। बिल्कुल दीपिका, आगे बढ़े उससे पहले एक बार सुनाते हैं अपने दर्शकों को ये आचार्य प्रमोद सुबह क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव से पहले 93 सीटों पर मतदान है, क्या रहे हैं, सुनिए सर। देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और भारत की जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार
नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार 4 जून के बाद एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुलबर्गा लोकसभा सीट की। जरा देखिए यहां से कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से उमेश जाधव को चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से राधा कृष्णन। दरअसल उमेश जाधव 2019 में सांसद बने, पार्टी ने एक बार फिर से लोकसभा का टिकट उनको दिया है और कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को इस बार प्रत्याशी बनाया, नाम है राधा कृष्ण। लेकिन बीते 2 चुनाव को वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। तो चलिए विजेंद्र जल्दी से बता देते हैं बीते 2 चुनाव का वोटिंग प्रतिशत यहाँ का क्या कह रहा है। 2014 की सबसे पहले बात करते हैं तो 2014 में आप नजर डालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 42.64% वोटिंग प्रतिशत के साथ वो जीत गए थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। रेवू नायक बेल मगी यहां से प्रत्याशी थे। 36.36% वोटिंग प्रतिशत इनको मिला था। 19 की बात कर लेते हैं। 2019 में किस तरीके से मुकाबला यहां पर रहा। उमेश जाधव, जिस तरीके से जिक्र आपने भी किया, बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए थे। 52.14% वोटिंग प्रतिशत इनका रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे को हार का सामना करना पड़ गया। 44.12% वोटिंग प्रतिशत मल्लिकार्जुन खड़गे का रहा। बिल्कुल दीपिका, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की वो हॉट सीटें जहां इस बार तीसरे चरण में मुकाबला है। और पहले रुक करते हैं बारामती लोकसभा सीट का। जरा देखिए यहां पर एनसीपी शरद गुट से जिनको मैदान में उतारा है सुप्रिया सुले हैं, जबकि एनसीपी अजीत गुट से जिनको मैदान में उतारा है सुनेत्रा पवार हैं। और दोनों रिश्ते में हैं, तो मान लीजिए सीट तो पवार परिवार के बीच जाएगी, लेकिन कौन से गुट में जाएगी सवाल बस इतना सा है। लेकिन बीते 2 चुनाव के परिणाम बताएं उससे पहले तस्वीर देखिए। मामा अंतर ध्यान वो पूजा करते हुए, मंदिर में बैठकर आराधना करते हुए, या कहें कि मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर मुकाबला इस बार है वहां कमल खिले, ये वहां एक तरीके से दुआ करते हुए। लेकिन आज जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ है और जनता जनार्दन के बीच में शिवराज सिंह चौहान मामा की भूमिका में है। एक लंबे वक्त तक सांसद रहे हैं, इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे वक्त के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद चुनाव नहीं लड़ा। और जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां मामा बनाम दादा की जंग है और 2 वरिष्ठतम नेता आमने सामने हैं। और इसलिए ये ना जंग मामा के लिए आसान होनी है और ना ही जंग दादा के लिए आसान होनी है। लेकिन एक तरफ जरा देखिए ढोल नगाड़ों के साथ मतदान की शुरुआत से पहले सभी में जोश भरते हुए और दूसरी तरफ पूजा अर्चना करते हुए। ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। जोश भी जरूरी है, जज्बात भी जरूरी है। और मध्य प्रदेश में ये एक ऐसा चेहरा जिसको सर्वमान्य चेहरा कहा जाता है और इसीलिए इस चेहरे के इर्द गिर्द वहां की सियासत अभी भी घूम रही है। हालांकि मामा अब मुख्यमंत्री वहां के नहीं है और मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा भी कि भाई पोस्टर से अचानक ऐसे गायब हो गया मानो सिर से सींग किसी जानवर के गायब हो जाए। वो दर्द था दरअसल, लेकिन दिल्ली की तैयारी शायद वो कर रहे हैं या उनसे करवाई जा रही है और इसलिए वो चुनावी मैदान में है। परंपरागत अपनी सीट से चुनावी मैदान में है। 5 बार वो लगातार सांसद रहे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे। एक बार फिर से चुनावी मैदान में जनता के बीच में लोकसभा का चुनाव क्या है कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। क्या बोलेंगे सर? मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक। और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। तो सर मध्य प्रदेश के विदिशा में भी इलेक्शन जहाँ से जो आपकी सीट है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप सर? ये अद्भुत चुनाव है
जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक हैं, एक परिवार। मैं जनता का सेवक और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे तो वो कह रहे हैं कि ये चुनाव अद्भुत चुनाव है और वाकई में महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के अंदर इस बार का चुनाव अद्भुत है। लेकिन कुछ और सीट का हम रुख कर रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट है। जरा देखिए यहां से कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। नारायण राणे बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, एक प्रोमिनेंट फेस है। जबकि शिवसेना ठाकरे परिवार के साथ जो इस वक्त कनेक्ट उद्धव ठाकरे गुट की, उससे विनायक राउत चुनावी मैदान के अंदर हैं। और विनायक राउत पार्टी सचिव हैं, 2014 से लोकसभा सदस्य है। एक बार फिर से मैदान में है नारायण राणे और एक लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। मेरी सहयोगी दीपिका बताएंगी कि इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज बीते 2 चुनाव का क्या रहा। तो चलिए विजेंद्र, इस सीट का अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए 2014 2019 की, तो जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहले 2014 की बात करते हैं। विनायक राउत शिवसेना से प्रत्याशी थे, 54.72% वोटिंग प्रतिशत उनका रहा। तो वहीं हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, जिनका नीलेश राणे, जिनका वोटिंग जो प्रतिशत रहा वो 38.07% रहा। आगे बढ़ते जल्दी से 2019 के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहाँ विनायक राउत एक बार फिर से मैदान में थे, 50.83% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए और हार का सामना विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को करना पड़ा। नीलेश राणे 31.04% इनका वोटिंग प्रतिशत रहा। बिल्कुल दीपिका, और नीलेश राणे क्योंकि राणे के पुत्र हैं और इसलिए इस बार वो खुद चुनावी मैदान में है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर लोकसभा सीट से कौन कौन चुनावी मैदान में है जरा देखिए। शिवसेना से संजय मंडलिक चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस से शाहू शाहजी छत्रपति चुनावी मैदान के अंदर। और वोटिंग परसेंटेज क्या है यहाँ का, क्योंकि शिवाजी महाराज के 12वें वंशज को पार्टी ने टिकट दिया है, शाहू शाहजी छत्रपति को, जबकि संजय मंडलिक शिवसेना से चुनावी मैदान में है। दीपिका, बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है इस सीट का? बिल्कुल विजेंद्र, बता देते हैं अपने दर्शकों को 2014-2019 का वोटिंग प्रतिशत यहां पर किस तरीके से रहा है। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं। धनंजय महादिक प्रत्याशी थे और यहां पर 45.66% के साथ वो जीत गए। तो वहीं दूसरी तरफ संजय मांडलिक शिवसेना के कैंडिडेट थे, हार गए, 43.16% वोटिंग प्रतिशत रहा। आगे बढ़ते 2019 की बात करें तो 2019 में संजय मांडलिक जीत गए, जो 2014 में हारे थे। संजय मांडलिक का जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो 56.29% रहा। तो वहीं हार का सामना करना पड़ा धनंजय महादिक को, 35.96% वोटिंग प्रतिशत रहा इनका। बिल्कुल दीपिका, अगली सीट का रुख करते हैं। शोलापुर लोकसभा सीट है। जरा देखिए यहां से कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने राम सातपुते को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने परिणीति शिंदे को चुनावी मैदान में उतारा। परिणीति शिंदे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार शिंदे की बेटी है, जबकि राम सातपुते 2019 से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। इस बार पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है। बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। तो चलिए सोलापुर के अगर 2014 के वोटिंग प्रतिशत की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं और बता देते हैं अपने दर्शकों को यहां पर 2014 का वोटिंग प्रतिशत क्या बयां कर रहा है। शरद बंसोड यहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे, 47.75% वोटिंग प्रतिशत के साथ जीत गए थे। हार का सामना कांग्रेस के प्रत्याशी को करना पड़ा, सुशील कुमार शिंदे, 33.95% वोटिंग प्रतिशत उनका रहा। आगे बढ़ते हैं 2019 की हम बात करते हैं तो 2019 में जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 48.41% वोटिंग प्रतिशत रहा, जीत गए। हार का सामना एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी सुशील कुमार शिंदे को करना पड़ा। इनका जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो था 33.78%। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि कुछ ही मिनटों में
वोटिंग शुरू होगी और वोटिंग से पहले किस तरीके से जीत को लेकर या जज्बात को लेकर या कहें कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ शुरुआत की गई है। जो शुरुआत की गई उसके साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, जल्द लौटेंगे।